हेलो स्टूडेंट्स, वेदांत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक पवार आपका स्वागत करता हूं अपनी एक नई सीरीज में। आज से हम यूपी पीईटी के लिए मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे और वेदांत एकेडमी के चैनल पर आपको पीईटी का पूरा सिलेबस विद इन टाइम मिलने वाला है। ओके, तो जो यूपी ट्रिपल एससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है पीईटी का, जैसे पिछले साल पहली बार एग्जाम कंडक्ट कराया गया और आपने देखा होगा कि यूपी लेखपाल के भी फॉर्म्स निकले हुए हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी जितने भी एग्जाम कराएगी उनमें अगर आपको बैठना है या वो एग्जाम में आपको बैठना है तो आपको पीईटी क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। अच्छा, ये मान लीजिए कि जिसने पिछले साल पीईटी नहीं किया था क्वालिफाई, इस साल वो यूपी लेखपाल के एग्जाम के लिए फॉर्म नहीं भर पाए होंगे, क्योंकि पहली एलिजिबिलिटी ही हमारी ये है, एलिजिबिलिटी हमारी ये है कि हम यूपी पीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करें और तब हम यूपी ट्रिपल एससी के बाकी एग्जाम्स को क्या कर सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं, तभी हमारा वो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसमें जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है, बहुत ज्यादा सेक्शन तो नहीं है, थोड़े बहुत ही टॉपिक हैं। उनमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरेज यानी औसत। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं औसत को। और तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि एवरेज आखिर है क्या, औसत आखिर होता क्या है। देखिए, अगर हम बात करें एवरेज की, इसे आप मीन भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं हम, औसत, या फिर अगर मीन की बात करें तो इसे हम माध्य भी कहते हैं। अब मीन या माध्य या एवरेज का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपके पास दो वैल्यूज है, एक वैल्यू है 2 और एक वैल्यू है 4। एक वैल्यू है 2 और एक वैल्यू है 4। वो कह रहा है कि इनका एवरेज क्या होगा, इनके बीच की वैल्यू क्या होगी। मीन का मतलब इनके बीच की वैल्यू क्या होगी। तो आपको दिखाई दे रहा है कि 2 और 4 के बीच की वैल्यू क्या है, 3। 2 और 4 के बीच की वैल्यू क्या है, 3। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 2 और 3 के बीच की वैल्यू निकालो, तो कुछ लोग कहेंगे कि इनके बीच में कुछ होता ही नहीं। इनके बीच की वैल्यू क्या है, 2.5। मैं देखो 2 से आधा ज्यादा और 3 से आधा कम, क्या होगा इनके बीच की वैल्यू, वही क्या होगा इनका एवरेज। एवरेज का मतलब क्या है कि मान लो दो भाई है, एक भाई है ए, वहीं दूसरा एक भाई है बी। ए के पास 2 रुपए हैं और बी के पास 4 रुपए हैं, लेकिन इनको ये सिखाया गया है कि भाई जो भी आपके पास है उसे मिल बांट कर आपको खाना है। तो इन्होंने क्या किया, वो पूरा का पूरा पैसा 2 और 4 रुपए इन्होंने एक जगह रखा। तो इनके पास इन्होंने देखा कि कितने हैं, 6 रुपए हैं, और फिर इन्होंने क्या किया, वो पैसा आपस में बांट लिया। तो 2 लोग थे, 2 लोगों में बांटने के लिए हर एक के पास कितना आया, 3 रुपीज ईच। हर एक के पास कितना आ गया, 2 रुपए आ गए, 3 रुपए आ गए, सॉरी, हर एक के पास कितना आ गया, 3 रुपए। तो यहां पे मैंने क्या किया कि जितने लोग थे, 2 लोग थे, उससे डिवाइड कर दिया, और जो भी सारा अमाउंट था, मतलब जो भी सारा डेटा था, जो क्वांटिटी थी, जो वैल्यूज थी, सबको पहले मैंने ऐड किया और जितने थे उससे डिवाइड कर दिया। सपोज दैट कि 2 नहीं है, 3 भाई हैं, एक भाई ए है, एक भाई सी है, एक भाई बी है। ए के पास सपोज दैट 10 रुपए हैं, बी के पास 20 रुपए हैं और सी के पास 30 रुपए। फिर अगेन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस सारे पैसे को क्या किया, एक जगह रखा। इन्होंने सारा पैसा एक जगह लिया, बड़े भाई को दिया, कहा लो आप इसे मिलाओ। तो 10 20 30 कितने हो गए, 60 रुपए हो गए। उन्होंने देखा कि उनके पास कुल मिलाकर कितने, 60 रुपए। फिर उन्होंने क्या करा, तीनों में बराबर बराबर बांट लिया। तो हर एक के पास कितना आया, 20 आया। हर एक के पास कितना आया, 20 आया। तो इसका मतलब देखो, ये जो हमारे पास है डेटा, ये हमारे पास क्या है, डेटा है। जो भी डेटा है या हिंदी में इन्हें कहते हैं हम आंकड़े। हिंदी में क्या कहते हैं इन्हें, आंकड़े। तो जो भी आंकड़े हैं, हमारे पास 3 आंकड़े थे। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, ठीक है।
डेटा कह लो, या भाई हमने ऑब्जर्व भी तो किया कि इनके पास इतने इतने पैसे थे। तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशंस भी कहे जाते हैं इंग्लिश में, हिंदी में तो इन्हें आंकड़े ही कहते हैं। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, और नीचे क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। या मैं एक काम करता हूं, इसे ऐसे लिख लेता हूं, अगर कुछ चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज जो मैं अब लिखने वाला हूं मेरे हिसाब से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर मुझे एवरेज निकालना है तो मैं कहूंगा एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और अगर मान लीजिए किसी को हिंदी में प्रॉब्लम, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो उनको हिंदी में, तो हिंदी में प्रॉब्लम है उनके लिए इंग्लिश में, दोनों तरह से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो औसत होगा आपका आंकड़ों की संख्या, सॉरी आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का योग अपॉन में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़े क्या थे हमारे पास, 10, 20, 30, 10, 20, 30, ठीक है। तो देखिए जरा, हमने आंकड़ों का क्या किया, सबसे पहले योगफल किया, ये योगफल हो गया, और आंकड़े हैं कितने, 1, 2, 3, तो आंकड़ों की संख्या से डिवाइड कर दिया। देखो आंकड़ों का योग यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो यहाँ ऊपर सम किया, और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, आंकड़ों की संख्या है, तो संख्या से, क्योंकि 3 थी तो मैंने 3 से भाग कर दिया, तो आपका औसत कितना आ गया, 20, है ना। अब औसत निकालने के लिए एक बात और ध्यान रखने की है, क्या कि यूनिट जो है सेम होनी चाहिए। यूनिट कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी इकाई सेम को क्या कहेंगे, एक जैसी। इकाई जब क्या हो, एक जैसी हो, यानी कि देखो हमने बात की थी कि ये भी रुपीज है, ये भी रुपीज है, और ये भी रुपीज, सारे रुपीज थे, आंसर भी किसमें आया, रुपीज में, ठीक है। तो आंकड़ों की संख्या बटे आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, आपका औसत होता है। अब कुछ बातों को और देख लेते हैं, देखिए जरा कुछ बातों को और समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपसे कहता है कि कुछ प्रारंभिक नेचुरल नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है। मान लो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि स्क्रीनशॉट जहाँ पे लेना हो हम टाइम ना दे पाए, तो आप क्या किया कीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अदरवाइज तो साथ साथ नोट्स बनाते रहोगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अगर आप औसत निकालेंगे तो ये होता है आपका n+1/2, n+1/2। अगर आप निकालते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत। अच्छा इसका मतलब क्या है ये भी मैं समझा देता हूँ, चलो पहले मैं लिखवा देता हूँ, फिर एक काम करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के औसत से क्या मतलब है। देखिए मान लीजिए आपको दिया हुआ है 1+2, या एक काम कीजिए प्लस नहीं लिखते, प्लस का मतलब तो ये सीरीज में चला गया, 2, 3, इस तरह से कहाँ तक 20 तक का आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, ठीक है, 1 से लेके 20 तक। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं अनंत तक जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये प्राकृतिक संख्या होती है, 1 से शुरू होती है, 0 इनमें नहीं आता है, होल नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर इस प्राकृतिक की जगह पूर्ण संख्या लिखोगे, अगर इसकी जगह पूर्ण संख्या लिखोगे
तो फिर वो n/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? n/2। अच्छा सॉरी, आप उसको भी बताएंगे। देखिए जरा, यहाँ देखो, अब वो 1 से लेके 20 तक है। अब ये जो 20 है यही हमारा क्या है? n है। ये 20 क्या है? हमारा n है। और इसका अगर आपको औसत निकालना था, वो क्या करना है? n में एक जोड़ना है, n में एक जोड़ना है और 2 से भाग करना है। तो 30 में एक जोड़ेंगे तो आपका 21 आ जाएगा, बटे में 2 बराबर क्या होगा? आपका आ जाएगा 10.5। लेकिन इसी में एक ऑब्जर्वेशन और है, मतलब एक ध्यान देने की बात और है, समझ लीजिए कि अगर आप ऐसे समझे कि पहले वाले और आखिरी वाले को आपने जोड़ा और 2 से भाग किया, पहले वाले और आखिरी वाले को जोड़ा और 2 से भाग किया, तो आप कहेंगे भाई इसमें अलग क्या है? ये भी वही बात कह रहा है, ये बात भी आपने यही बताई, तो इसमें फर्क क्या है? मैं बताता हूँ इसमें फर्क क्या है। सपोज दैट, वो तो चलो प्राकृतिक संख्याओं के लिए है, लेकिन जो मैंने बताया ना, पहले और आखिरी को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, ये आपके तब काम आने वाला है जब बीच का गैप सेम हो। देखो यहाँ पे गैप कितने का? 1 का है, 1 का है। प्राकृतिक संख्याओं में गैप कैसा होता है? सेम होता है। लेकिन मान लो सवाल ऐसा ना होकर कैसा होता? 2, 4, 6 अप टू 40, 40 तक का क्या करना है आपने? एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पहले को लो, आखिरी को लो, ले लिया, क्या आ जाएगा? 2 + 40/2। या ध्यान रखना, हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है। तो 42/2 कितना हो जाएगा? 21। 42/2 कितना हो जाएगा? 21। तो बीच का गैप अगर सेम है तो पहले और आखिरी वाले को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, आपका क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। इतना आसान है। सपोज दैट कि ये तो इवन नंबर्स ले लिए, सपोज दैट कि ऑड नंबर्स होते, अगर ऑड नंबर्स होते, मान लो 1, 3, 5, 7, इस तरह से मान लो 89 तक होता, कह रहा 89 तक के नंबर्स का क्या निकालना है आपको? एवरेज निकालना है। तो क्या करो? पहला लो, आखिरी लो, फिर ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। 90/2 कितना हो जाएगा? 45। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 45। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, मैं समझता हूँ। लेकिन मान लो कि गैप तो यहाँ पे 2-2 का दिख रहा है ना? देखो 2-2 का गैप था, 2-2 का गैप था। गैप अगर ज्यादा का हो, गैप अगर ज्यादा का हो, सपोज दैट ऐसे हो कि 5, 10, ये मान लो, चलो किसी को कर लेते, 15, 20, कहाँ तक? 100 तक। इसका एवरेज निकालना। तो देखो बीच में 5-5 के गैप से आगे बढ़ रहे हैं, गैप सेम है। अगर गैप सेम है तो पहले को आखिरी वाले से जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, यही आपका क्या है? एवरेज है, औसत है। 105/2 यानी कि आप क्या हो जाएंगे? 52.5। तो अगर गैप सेम है, तो पहले को आखिरी वाले के साथ जोड़ो, पहले पद को आखिरी पद से जोड़ो, 2 से भाग करो, आपका औसत आता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये ऑब्जर्वेशन यहीं से निकल के आई है। अभी तक पहले ही रूल का एक तरह से एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, अगर आपने एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तसल्ली से, फिर मैं क्या करूंगा, कुछ जगह खाली करूंगा और दूसरे वाले को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं लिया है तो ध्यान नहीं दिया तो एक काम करो, वीडियो को थोड़ा पीछे करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। अब तक कुछ इंपॉर्टेंट इतना नहीं था, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लिया जाना जरूरी है। चलिए, अब मान लीजिए कि जैसे मैं कह रहा हूं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो क्या होगा? देखो इसका मतलब है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरह से सपोज दैट 10 का स्क्वायर। ठीक है, या तो इस तरह से दिया हो सकता सवाल, या हो सकता सवाल इस तरह से दिया हो, 1, 4, 9, 16, इस तरह से कहा था तो 100। अब आपने क्या करना है? अब इसके लिए फॉर्मूला ये होगा, देखिए आपका tan जो है
ये क्या है आपका n है। 10 क्या है, आखिरी पद भाई 10 है, 1 से लेके 10 तक के वर्ग हुए हैं, तो n कितना हो गया आपका 10। तो ये हो जाएगा आपका n+1। एक सेकेंड, आपका हो जाएगा n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 12। ठीक है, n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 12। अच्छा, ऐसा हुआ कैसे, मैं इसे भी समझा देता हूँ कि ये कैसा आया, और इसे भी समझा देता हूँ ये कैसा आया। देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है n इंटू n+1 अपॉन 2। n इंटू n+1 अपॉन 2 होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अच्छा, इसके बाद, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ 12 लिख दिया, यहाँ पे 12 नहीं आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, सॉरी। देखिए, अब योगफल तो इतना आ गया, आंकड़ों का योगफल आ गया, आंकड़ों की संख्या n है, इससे भाग किया, n से n कट जाएगा, तो n+1 अपॉन 2 रह जाएगा। ऐसे ही वर्गों का जो योगफल होता है वो होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में कितना 6। ठीक, तो आंकड़ों का योगफल तो इतना हो गया आपका, और आंकड़ों की संख्या तो अभी दोबारा से n है, तो n से n कट जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जरा क्या होने वाला है। n कितना आपका 10, 10 और 1 कितने हो गए 11। n कितना 10, 10 टू 20 और 1 21 अपॉन 6, 3 टू 3 7 ये हो गया आपका 77 अपॉन 2, 38 दूनी 76.5। एवरेज कितना हो जाएगा आपका। अगर आपसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का पूछा है तो आपका आएगा n+1, और अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है तो वो आ जाएगा आपका n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। ध्यान रखना, देखो फॉर्मूला याद रहेगा तो क्या होगा, सवाल आप तुरंत कर रहे हो चुटकी में फॉर्मूला। अब यहाँ जैसे फॉर्मूला है, मैं तो फॉर्मूला इस तरह लिखा कि मुझे आपको बताना है, आपको याद नहीं है, लेकिन जब आपको याद हो जाएगा तो आप क्या करोगे, सीधा n+1 कर रहे होगे। n+1 का मतलब क्या है, आखिरी संख्या लो उससे अगली संख्या, n+1 का मतलब क्या, उससे अगली संख्या। तो 10 दे रखा है तो 11 गुना 10 का दुगुना करो 20 और 1 21 बटे में 6। तो आप डायरेक्ट क्या लिख रहे होगे, ये लिख रहे होगे। सॉल्व करना है, मतलब 10 सेकंड का सवाल है। लेकिन अगर आप इसे जोड़ने ही जाओगे तो पहले आप इन्हें ऐड कर रहे होगे, फिर डिवाइड कर रहे होगे, तो ऐड करने में देखो टाइम लगेगा ही, डिवाइड करने में तो भले ही वही डिवाइड करेंगे आप किससे, 10 से, लेकिन फिर भी ऐड करने में तो आपको टाइम लगेगा ही, और उसमें गलती होने के भी चांसेस ज्यादा है। अब सपोज यार तो मैंने 10 तक लिया है, मैं यहाँ 100 तक ले लेता तब बहुत टाइम बढ़ जाता, समझ रहे आप। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं अभी सब पूरा क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि आगे मेरे पास पेज बचे नहीं, मैंने 3 ही पेज खाली लिए थे और अब एक भी पेज बचा नहीं है। मैं क्योंकि यहाँ पे वर्गों के साथ अब घनों का भी औसत बताने वाला हूँ, तो आप इसे ले लो स्क्रीनशॉट, मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए, तीसरा पॉइंट है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ये होता है n इंटू n+1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि n/4 इंटू n+1 का होल स्क्वायर, में 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो बाहर ले लियो, कैसे ले लो। सपोज दैट आपको सवाल दिया इस तरह से, ये संख्याएं हैं, उनका क्या करना है आपको, औसत निकालो। अब देखो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रही है, 10 तक है, सबके घन है, तो घनों का औसत पूछा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के। देखो तो क्या करना है आपको, n लेना है 10,
अपॉन में कितना आ जाएगा 4 इंटू में 10 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 10 और 1 क्या होता है 11, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 से काटो 5 टाइम्स चला जाएगा, तो 5 इंटू 11 का स्क्वायर आ गया 121 अपॉन में 2, 12 पंजे 60, 605/2 डिवाइड करो तो कितना जाएगा 302 पॉइंट, कितना आ जाएगा 302.5, आपका आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूला है, याद रखना है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, कुछ सवालों को प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आसानी था इसलिए बता दिया कि इस तरह क्वेश्चन आपसे सीधे पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो इसमें टाइम ज्यादा लगना नहीं है, तो इनका जानकारी इसकी जो है आपको होनी चाहिए। बाकी प्रैक्टिस करते करते हर तरह के सवाल को आप समझ जाएंगे, किस तरह के सवाल आ सकते हैं और किस तरह से हमें उन्हें सॉल्व करना है, हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हमारा तरीका क्या रहने वाला है। चलिए सो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है पहली 10 सम संख्याओं का औसत क्या है, पहली 10 सम संख्याओं का औसत क्या है। देखो अगर वो इस तरह से पूछे कि पहली 10 सम संख्याओं का औसत क्या है, तो उसने संख्याएं कितनी दे दी है 10, यानी n बराबर कितना है आपके पास 10। मैं देखो पहले से मैनुअली करा रहा हूं, ये काम करता हूं, पहले बताता हूं आपको इसका तरीका। अगर वो कहे कि पहली 10 सम संख्याओं का औसत क्या है, तो हमेशा ध्यान रखना n+1 होगा। कितना होगा n+1। ये कैसे आया है ये भी मैं समझाऊंगा। देखो जरा, n+1 का मतलब ये हो गया कि 10 संख्याएं पूछी हैं, तो 10 और 1 11, तो आंसर तो इतना सही था, ऑप्शन डी, आंसर तो इतना सही था। लेकिन किया कैसे है, देखो जरा भाई, सम संख्याएं शुरू होंगी तो इस तरह से आ रही होंगी 2 4 6, और 10वीं सम संख्या क्या होगी 2 दाम 20, इतना होगा। मैंने क्या बताया था कि अगर गैप सेम है तो पहले वाले को आखिरी वाले से जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, 20 और 2 22, 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11। क्लियर है। पर इतना लंबा क्यों करना है जब हमारे पास सीधा सीधा तरीका है। अगर 10 पूछी है तो 11 आंसर है, 20 पूछी है तो 21 आंसर है, 100 पूछे तो 101 आंसर है। क्लियर। लेकिन अगर मान लो कि वो 10 सम की जगह विषम पूछता, अगर वो कहता है कि विषम संख्याओं का औसत क्या हो, ध्यान रखना n प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है, ठीक है। सम का तो होता है n+1, और विषम का क्या होता है ओनली n। देखो कैसे भाई, 1 3 5 7, मैं सारे लिख रहा हूं, वैसे तो लास्ट 19 होगी। ठीक है, देखो तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या करना है, पहले को आखिरी से जोड़ो, 19 और 1 20, 20 का आधा हो गया 10, यानी कि n। 10 ही तो पूछी थी उसने कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो अगर 10 पूछे तो आंसर 10 है, 20 पूछे तो आंसर 20 है, 50 पूछे तो आंसर 50 है। सम संख्याओं का होता है एक ज्यादा और विषम संख्याओं का उतना ही जितना संख्याएं आपसे पूछी गई है। पर ये ध्यान रखना है कि ये पहली के लिए है, प्रथम 10 हो प्रथम 20 हो तब ये करना है। ठीक है, चले आगे। यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, 6 लगातार संख्याएं हैं, सपोज दैट ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अगर इनका औसत 25 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। देखो पहले तो वैसे मैनुअली कराने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आपको सिखाऊंगा इसका छोटा तरीका। देखो वो कह रहा है कि 6 लगातार संख्याएं हैं, अच्छा 6 लगातार सम संख्याएं हैं, ध्यान देना है 6 लगातार कैसी है सम संख्याएं हैं। अभी गड़बड़ हो जाती, क्योंकि अगर लगातार संख्याएं आ रही हैं और 6 आ रही हैं तो सीधी सी बात है 7 होती, मतलब विषम होती। चलो मैं एक ऑब्जर्वेशन आपको और बताता हूँ। मान लो जैसे 1 1 2 3 4 5, 5 लगातार संख्या है। क्रमिक संख्या का मतलब लगातार एक के बाद एक आने वाली। अगर विषम है तो सबसे बीच की जो संख्या होती है वही औसत होता है। देख लो 5 और 1 6/2 यानी 3।
लेकिन अगर विषम, अगर ये सम संख्या है, देखो यहाँ पे n बराबर कितना है, n बराबर 5 है, जो कि कैसा है, एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। लेकिन अगर मान लो ये होते 1 2 3 4 5 6, तो बीच में संख्या है 2, इन दोनों का एवरेज आ जाता 3.5। यानी इन दोनों को 2 से जोड़ते, या आप इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, किसी को भी जोड़ोगे, अगर सम है तो किन्हीं भी दो आखिरी को जोड़ोगे, लास्ट की, बिल्कुल पहली लास्ट की, पहले से दूसरी, लास्ट से दूसरी, पहले से तीसरी, लास्ट से तीसरी, कैप सेम होना चाहिए। उनको जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे, एवरेज आता है 6 और 1 7/2 यानी 3.5। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर लगातार संख्याएं होती और सम होती तो पॉइंट माँ का आंसर हमेशा। तो मैं यही सोच रहा था कि 25 कैसा आ गया, क्योंकि ये सम संख्याएं हैं, सम संख्याओं का औसत कैसा आएगा। अगर इस चीज को भी ध्यान रखो कि अगर लगातार सम संख्याएं पूछी गई है, लगातार सम संख्या दी गई है, तो अगर n विषम है और n सम है, तो ध्यान देना औसत के बारे में। अगर n विषम है तो औसत सम होगा, और अगर n सम है तो औसत विषम होगा। समझ में आई बात। देखो जैसे 6 लगातार संख्या है, 6 n कैसा हो गया, सम, और ये सम संख्याएं थी, तो एवरेज क्या आया, विषम। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि ये छोटी छोटी सी बातें अगर आपको याद है, अगर आपने ये समझ रखी है, तो इससे क्या होता है कि आप ऑप्शन देख के आंसर बता देते हैं। मान लो कह दे कि भाई इनमें से कौन सा इसका आंसर नहीं हो सकता, मतलब औसत नहीं हो सकता, तो वो देगा 22 24 26 और 25। तो अगर 6 लगातार यानी लगातार संख्याएं हैं सम, तो औसत कैसा आना चाहिए, विषम, है ना। वो कहने लगे कि बताओ क्या औसत नहीं हो सकता, 22 24 26 और 25। अब इसमें आपको ना संख्या दी ना कुछ दिया, लेकिन इतना तो आपको पता है ना कि भाई औसत किस कंडीशन में सम नहीं हो सकता, विषम ही होगा। तो पॉसिबिलिटी 25 के होने की है, बाकी की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे क्या हुआ। आप देखो क्या कह रहा है कि उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। अब मुझे खाली करना पड़ेगा, इसे आप नोट कर लेना। तो देखो अगर 6 लगातार संख्याएं हैं, ए बी सी डी ई है, तो मैंने कहा था कि अगर n सम है तो इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और इनके बीच की संख्या लेते हैं। तो यानी कि इनके बीच की संख्या क्या होगी, 25। इनके बीच की संख्या क्या होगी, 25। तो इसका मतलब ये होगा 24 और ये होगा 26, क्योंकि इन दोनों के बीच की संख्या ये भाई, दो लगातार सम संख्याएं तो लेनी है। तो 24 और 26 हो गए, तो इसका मतलब ये 28 हुआ और ये हुआ 30। इसका मतलब ये 22 हुआ और ये हुआ 20। उसने क्या पूछा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना हो गया, 30 में से 20 गए 10। ठीक है, तो आंसर तो 10 आ गया। ये तो मैंने बताया आपको मैनुअली, लेकिन इसे छोटा कैसे करोगे। देखो तो आपने क्या करना है, बहुत ही आसान है। आपने औसत लिखना है, सबसे पहले लिखना है आपने औसत। औसत में प्लस माइनस कर देना है n-1। ध्यान से समझो क्या किया मैंने, औसत लिया है और n-1, n कितना है आपके पास, 6। n कितना है आपके पास, 6। तो 6 से 1 कम। अगर आपको 6 संख्याओं का औसत दिया तो आप 5 ले लो, अगर आपको 11 संख्याओं का औसत दिया तो आप 10 ले लो, अगर आपको 23 संख्याओं का औसत दिया तो आप 22 ले लो, मतलब 1 कम। और उसे आपने औसत में से या तो घटा देना या जोड़ देना है, या तो घटा देना या जोड़ देना। मुझे बताओ कि जब आप जोड़ोगे तो आपके पास बड़ी संख्या आएगी कि छोटी आएगी, ऑब्वियसली बड़ी आएगी जोड़ने पर। तो जो प्लस करके आएगी वो तो आएगी सबसे बड़ी संख्या, और जो माइनस करके आएगी वो आएगी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी। तो देखो औसत
आपका कितना था 25, इसमें 5 जोड़ोगे भाई, 6 में से 1 गया 5 तो 30, सबसे बड़ी संख्या आ गई। देखो यहां भी निकाली थी हमने। और अगर आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो क्या करना है, आपको निकाल देना 20। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इससे भी अलग कुछ समझाने वाला हूं। अगर वो आपसे अंतर पूछ ले, अगर वो आपसे इसका अंतर पूछ ले तो ध्यान देना कि इनका अंतर पूछेगा तो बड़े में से छोटे को घटाएगा, तो घटाओ घटाओ, ये भाई जो औसत है वो तो कट ही जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 और 5 10 आ जाएगा। यानी कि जो n-1 आया था, अंतर हमेशा उसका दुगना होगा। n-1 जो आया था, अंतर कितना होगा, दुगना होगा। इस सवाल को करने का सबसे छोटा तरीका यह है कि अगर आपको 6 लगातार सम संख्याएं, और ये विषम के लिए भी एप्लीकेबल है, अगर विषम संख्याएं भी दी होती है ना 6 लगातार, तो भी ध्यान देना है कि यही तरीका काम करेगा कि अंतर अगर पूछा है तो 6 से 1 कम करो और दुगना कर दो, अंतर आ जाएगा। सबसे छोटा तरीका ये। मान लो कहता कि 40 लगातार सम संख्याओं का कुछ एवरेज है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर निकालो। तो अब वो अगर आपको औसत भी ना दे ना, अगर आपको औसत भी ना दे तो भी आप बता दोगे कि भैया अंतर कितना है, 80 आएगा। सॉरी 40 था, ये मान लेते 41। अगर 41 लगातार संख्याओं का पूछे, 40 का पूछेगा तो 1 कम कर दो, 39 दूनी 78। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर आपको ये पता है कि कितनी संख्याओं का औसत निकाला गया है और आपको औसत भी नहीं मालूम, तो भी आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर तो निकाल ही सकते हो, क्योंकि औसत उसमें रोल प्ले करता ही नहीं है। औसत तो घटाते टाइम कट जाता है, बचता क्या है, सिर्फ n-1। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या रहा है, 9 संख्याओं का औसत 30 है। 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 का 35 है, तो छठी संख्या क्या होगी। देखो सर, एक बात समझो, मैंने क्या बताया था, एवरेज क्या होता है, सम बटे नंबर, योगफल बटे संख्या। अगर इस अपोन के n को आप इधर ले जाओ, यहाँ पे आपका s रह गया, s बराबर कितना हो जाएगा आपका, a गुणा में n। तो अगर आपको a और n दिया हुआ है, यानी औसत दिया हुआ है और आंकड़ों की संख्या दी हुई है, तो आप योगफल निकाल सकते हैं। देखिए जरा, 9 संख्याएं हैं और औसत दिया हुआ है, तो इनके गुणा कर दो, तो 9 संख्याओं का योगफल कितना हो गया, 270। ये 9 संख्याओं का औसत है, सॉरी 9 संख्याओं का योगफल है 270। अब जो पहली 5 है, पहली 5 का 25 है, तो 5 25 पंजे 125। जो लास्ट की 3 है उनका 35 है, तो 35 थी 105, लास्ट की 3। अब देखो उसने शुरू की 5 ले ली, उसने लास्ट की 3 ले ली, तो ये छठी तो उसने छोड़ दी, शुरू से छठी, फिर 5 3 8 है, टोटल संख्या 9 है, 5 इधर आ गई 3 इधर आ गई, तो अगर टोटल में से इनको हटा दोगे तो यही संख्या बचेगी। तो ये कितना है इनका टोटल, 230। तो 8 संख्याओं का योगफल 230 है, 9 का 270 है, तो इसका मतलब अगर 270 में से 230 घटा दोगे तो आपका 40 जो आएगा, तो आपकी छठी संख्या होगी। तो छठी संख्या क्या होगी आपकी, 40, यानी ऑप्शन सी। समझ में आया। मैंने क्या किया कि पहले 9 संख्याओं का योगफल निकाल लिया इस फॉर्मूले से, फिर पहली 5 का निकाल लिया, फिर आखिरी 3 का निकाल लिया। अब पहली 5 और बाद की 3 हटा दोगे तो जो बीच में छठी रह गई, शुरुआत से 1 2 3 4 5 के बाद छठी आएगी, फिर 7 8 9 लास्ट की 3 हो जाएंगी, तो छठी रह जाएगी। इनको क्या किया, पहली 5 को लिया, बाद के 3 को लिया, इनको इकट्ठा किया और टोटल में से हटा दिया, तो आपकी क्या बच गई, छठी संख्या बच गई। ठीक है, चले आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। देखिए समझने की कोशिश करना, भाई उसने 10 पारियां खेली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
और अब खेलता है वो 11वीं पारी। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, ये आगे 11वीं पारी। वो कह रहा है कि रनों का औसत कितना था, 32 था। समझने की कोशिश करना, यानी कि 32 का मतलब यह है कि औसत क्या था, सब में अगर बराबर बराबर बांटेंगे तो उसे औसत कहते हैं। तो यानी इसका मतलब सबके पास 32 थे, यहाँ भी 32 था, यहाँ भी 32 था। यही मतलब है इसका, यही मतलब है इसका। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा। यानी कि यहां तक जो है हर एक के पास 32 था। हर एक के पास कितना था, 32 था। हर एक के पास 32 था। वो क्या कह रहा है, खिलाड़ी अगली पारी में यानी कि इस 11वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। तो 4 अधिक होने का मतलब ये है कि अब सबके पास 36 हो जाए। में 32 ऑलरेडी है, 4 ज्यादा होने का मतलब 36 हो जाए। तो इस बंदे को पहले तो उस एवरेज के 36 रन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। या यूं कह लो 36 मत बनाओ आप, 32 से दो इसे। भाई पहले तो इसे वो रन बनाने पड़ेंगे ना जो सबके पास है 32। जैसे इसने 32 बनाए, इसने बराबरी कर ली। अब एवरेज सबका कितना हो गया, 32 हो गया। मैं इनके पास सबके पास 32 था, इसने भी 32 बना ली। अब क्या करना है इसे, इसे इन सभी पारियों के लिए 4 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। तो कितनी पारियां हैं, देखो 10 यहां तक थी, ये 11 होगी। तो आपको क्या करेगा, ये एवरेज जो है उसमें 10 पारी दी है और अगली पारी तक टोटल 11 पारी होगी। 11 पारियों को 4 रन देगा, तो ये आएगा आपका नया औसत। तो 32 प्लस 11 44, आंसर आ जाएगा आपका 76 यानी कि 76, ऑप्शन ए। क्या करना है, जितना तो मैंने लंबा समझाया। अगर इस तरह से पूछे कि 32 औसत था, 4 औसत और बढ़ जाए, इसके लिए कितने कितने रन बनाए, तो आपने क्या कर लेना है, आपने औसत लेना है जो पुराना औसत है, ठीक है। उसमें देखो 10 पारियां थी, 10 के बाद अगली पारी भी ऐड कर दो, टोटल पारियां हो जाएंगी 11। 11 में जितना औसत बढ़ जाना चाहिए उसकी गुणा करके जोड़ दो, ये आपका आंसर आ जाए, ठीक है। इसे नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है करो। हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, एक क्रिकेट मैच के पहले 30 ओवरों में रन रेट कितना था। अब देखो रन रेट का मतलब क्या होता है। रन रेट का मतलब यह है कि हर एक ओवर में ऑन एन एवरेज इतने रन बन रहे हैं, मतलब 5.2 रन के हिसाब से रन बन रहे हैं। मतलब अगर 10 ओवरों में 5.2 के हिसाब से रन बने तो इसका मतलब 10 ओवरों में 52 रन बने, है ना। एन गुणा में ए क्या होता है, योगफल होता है। फिर बाकी के 20 ओवरों में इतने रन बने। अच्छा, इतने के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट क्या होगा। अब आप मुझे बताइए, 30 ओवर थे, 30 ओवर थे, इतना एवरेज रखा, इतना एवरेज रखा, लेकिन सोचो जरा रन बनाने कितने थे। इसे कई तरीके से कर सकते हैं, पहले मैं करता हूं इसे आसान तरीके से। आसान तरीके का मतलब होता है लंबा, फिर करेंगे इसे हम छोटे तरीके। देखो 30 ओवरों में अगर वो 5.2 के हिसाब से बना रहा है रन, या टीम ने रन बनाए, तो देखो 0 से डेसिमल कट जानी है, 3 से गुणा करोगे तो 156 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 156 रन बनाने हैं आपको, 280। तो कितने रन बनाने बचे, 124। 124 रन बनाने, 124 रन कितने ओवरों में बनाने, 20 ओवरों में। तो 20 ओवरों में बनाने हैं, तो आपके पास क्या आ गया, योगफल बटे में संख्या, 2 से इसको डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा 6.2। यानी 6.2 के एवरेज से अगर रन बनाएंगे तो अपेक्षित रन रेट हो गया 6.2। तब क्या होगा, 280 का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन सी। लेकिन अगर आपने एक दूसरी अप्रोच समझनी है तो देखो इसे हम और कैसे कर सकते हैं। 280 रन बनाने हैं, ठीक है, जरा समझो। यहां देखो सर, 30 ओवर ये हैं और 20 ओवर बचे हैं, यानी 50 ओवरों में बनाने थे रन। इसे आप
देखोगे तो आप महसूस करोगे कि 5.6 के हिसाब से रन बनाने थे। एवरेज कितना चाहिए था? 5.6 का। कब? जब मैच शुरू हुआ। लेकिन परेशानी ये हुई कि 30 ओवरों में ये एवरेज 5.2 ही रह पाया, यानी 0.4 की कमी रही। 0.4 की कमी रही, सॉरी। अब क्या करना है? ये एवरेज की बराबरी करनी है अगले 20 ओवर्स में। अगले 20 ओवर्स में देखो, अगले 20 ओवर्स में 5.6 की एवरेज से तो रन बनेंगे ही भाई। 5.6 ये वाला तो मेंटेन करेंगे ही। जो एक्स्ट्रा का है वो किसकी वजह से गड़बड़ हुआ? वो गड़बड़ हुआ है इस 0.4 की वजह से। ठीक है, 0.4 की वजह से गड़बड़ हुआ है। तो आपने क्या करना है? देखो यहाँ देखो, आपके पास 30 ओवर वो हैं जो खेल चुके और 20 ओवर वो हैं जो खेलने बाकी हैं। तो एवरेज निकाल लो, सॉरी इनका रेशियो निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा? 3:2। 3:2 यानी ये जो 0.4 है ये इन 3 में एक्स्ट्रा बनना था, तो ये 3 का एक्स्ट्रा हो गया। और किस में देना है? ये बाकी के 2 में। देखो 30 के लिए ये 0.4 कम है, तो वो जो 0.4 है वो 3 का निकाला और इस 2 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 से गुणा करना है और 2 से भाग करना है। 30 से भी कर सकते थे, मैंने रेशियो इसलिए निकाल लिया, अनुपात इसलिए निकाल लिया कि कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे? देखिए ये आ गया आपका 1.2, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.6, यानी 0.6 एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। अब 5.6 की तो जरूरत थी, अब 0.6 और बनाना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा 6.2 आंसर। फिर से समझो, देखो अगर 280 रन 50 ओवरों में बनाने हैं तो मैच के शुरुआत में जो रिक्वायर्ड रन रेट था, यानी कि अपेक्षित रन रेट था, वो 5.6 का था। लेकिन धीमी रन रेट की वजह से क्या हुआ कि वो 5.2 के हिसाब से ही बना। पहले 30 में और बाकी के 20 के लिए टारगेट है। समझो जरा, इनका मैंने निकाल लिया औसत। आपको क्या करना है? औसत निकाल लेना। यहाँ पे कितने कमी रही देखो जरा, 5.6 चाहिए था, 5.2 रह गया, तो कमी कितने की रही? 0.4। आपको क्या करना है? इन दोनों की गुणा करनी है और इससे डिवाइड कर देना। इससे आपको वो औसत मिलेगा जितना अगले 20 ओवरों में एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। क्योंकि देखो 5.6 के हिसाब से अगले में तो बनते ही, अगर ठीक से चल रहे होते तो अगले के लिए 5.6 ही होता टारगेट। लेकिन अब क्योंकि पहले में धीमा था और 30 ओवर निकल भी चुके, तो 20 ओवरों के लिए जो टारगेट बढ़ गया है वो कितना बड़ा है, उसे निकालने के लिए मैंने क्या किया? जो इस 0.4 पहले का जो कमी है उसके लिए 3 औसत है, तो 3 की उसमें गुणा की, और जो 20 ओवर्स के लिए जो रेशियो है 2 जिसमें बनाना है उससे डिवाइड कर दिया। तो 3 इंटू में एवरेज में कमी डिवाइडेड बाय जो दूसरा रेशियो है जिसमें बनाना है, तो ये आया था आपका 0.6। तो रिक्वायर्ड तो 5.6 ही था, उसके लिए बढ़ गया 0.6, तो आंसर आया 6.2। तो जो भी आपको आसान लगे, मेरे हिसाब से ये छोटा है, मुझे तो ये आसान लगता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई ये वाला आसान है पहले वाला, तो आप इससे भी कर सकते हैं। देखो मुश्किल कोई सा नहीं है, और पीईटी के टेस्ट में मुझे लगता है कि आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा सवाल को किसी भी तरह से करने के लिए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको समझ में आए आप उससे कर सकते हैं। थोड़ा सा हौच बहुत ज्यादा हो गया, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है। यानी 12 खिलाड़ी हैं और उनकी औसत आयु कितनी है? 23 वर्ष है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास ये मान लीजिए कि 11 खिलाड़ी है, सॉरी 12 खिलाड़ी हैं, हर एक की जो एज है वो 23 ऐसी है। औसत का मतलब सबके पास 23 है। यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। अब प्रशिक्षक की आयु भी उसमें शामिल कर ली, तो देखो 12 लोग तो पहले ही थे, अब इसमें कितने हो गए? 13 लोग हो गए। देखो क्या ये सवाल वैसा ही नहीं है जैसा भी थोड़ी देर पहले किया था हमने, बस यहाँ पे क्या हुआ? शब्द बदल गए, संख्याएं बदल गई, या यूं कह लो थोड़ा सा सवाल को पूछने का तरीका बदल गया, लेकिन सवाल वही है। ये ऐसा है देखो कि
12 पारियों में एवरेज कितना था रन रेट? 23 का था। आखिरी वाले पारी का भी, जब आखिरी वाली पारी में कितने रन बनाए उसने, कि एवरेज कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। तो सेम वही सवाल है, इसमें भी औसत 2 बढ़ गया, एक और को जोड़ा गया। तो मैंने क्या बताया था आपको, औसत ले लेना है। औसत कितना है? 23 प्लस में जितना बढ़ेगा एवरेज, जैसे यहाँ 2 बढ़ रहा है, उसकी गुणा कर दो किसमें? जितने अब हो जाएंगे, 12 थे, एक बढ़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। 13 दूनी 26 और 23 कितने हो जाएंगे? 49। यानी प्रशिक्षक की आयु कितनी है? 49 ईयर से 49 साल है। ठीक है, सेम ही सवाल था। देखो, औसत प्लस जितना औसत बढ़ जाएगा गुणा में जितनी अब संख्या हो गई है। तो ये हो गया 13 दूनी 26, और 26 को जब आप 23 में जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 49। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए क्या कह रहा है। ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष है। ए और बी की औसत आयु 30 वर्ष है। बी और सी की औसत आयु 26 वर्ष है। तो ए तथा सी की आयु का अंतर कितना होगा? देखो, ए प्लस बी बराबर कितना हो गया भाई? ए और बी कितने हैं? 2 हैं, तो संख्या हो गई 2, औसत हो गया 30, तो योगफल हो गया 2 गुणा 30 यानी कि 60। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि औसत आयु 30 का मतलब यह है कि इसकी भी 30 है, इसकी भी 30 है, 30 और 30 60 हो गए। बी और सी की कितनी है? 26, तो 26 दूनी 52। वो पूछ रहा है ए और सी की आयु का अंतर कितना है, तो आप क्या करें ना, घटा दो भाई। घटाएंगे तो बी से बी कट जाएगा और ए माइनस सी बचेगा। तो घटाने की वजह से सी तो निगेटिव हो गया। 60 में से 52 गया तो आपका आया 8। यानी ए और सी की आयु का अंतर 8 वर्ष है। ए और सी की आयु का अंतर कुछ ऑप्शंस में गलती लग रही है। देखो जरा, ए और बी की आयु, औसत आयु 30 है तो योगफल हो गया 60 वर्ष। बी और सी की औसत आयु 26 वर्ष है तो योगफल हो गया 52 वर्ष। तो कह रहा ए और सी का अंतर निकालो, तो बी से बी कट गया, ए माइनस सी बराबर बचा कितना भाई? इसे 8 कर लो आप, ये शायद 3 नहीं होगा 8 होगा, आंसर तो 8 आएगा। ठीक है, तो अंतर कितना हो जाएगा? 8 साल। देखो आप तो ये देख लो सवाल में, मुझे तो कोई गलती लगी मेरी। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन में ही गड़बड़ है। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। लड़कों का औसत वजन 62 किलोग्राम, लड़कियों का औसत वजन 58 किलोग्राम है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन किलोग्राम में क्या है? देखिए कैसे करेंगे, इसे करने का तरीका नहीं। टोटल बच्चे कितने हैं? 50 हैं। 40% लड़कियां हैं। मुझे बताइए, अगर 40% लड़कियां हैं तो लड़के 60% हुए। लड़के कितने हो गए? 60% हो गए। अच्छा, वो कह रहा है लड़कों का औसत वजन 62 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन, ये तो हो गई भाई आपकी लड़कियां, गर्ल्स, ये हो गए बॉयज। तो लड़कों का जो औसत वजन है वो है 62 किलोग्राम। लड़कियों का औसत वजन है 58 किलोग्राम। तो कह रहा है कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन किलोग्राम में क्या है? देखो जरा, अब यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, यहाँ पर अगर इस 40 और 60 का मैं एवरेज निकालूं तो आएगा 2:3। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना के लिखते हैं। पहले निकाल लेते हैं इनका औसत। ये हो गया 2:3। तो एलिगेशन मेथड में लगाने वाला हूं। यहाँ पे कितना था? लड़कियों का औसत वजन था 58 किलोग्राम और लड़कों का था 62 किलोग्राम। अभी ध्यान देने की बात यह है कि एलिगेशन में क्या होता है कि यहाँ पे एक संख्या होती है, इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, उसका रेशियो कितना आना चाहिए? 2:3। कितना आना चाहिए? 2:3। यानी कि इसमें से और इसमें से, आप मुझे बताओ 58 और 62 का डिफरेंस कितना है? 58 और 62 का डिफरेंस आपका 4 किलोग्राम। कितना है? 4 किलोग्राम। अब आपको ध्यान देना है कि 4 किलोग्राम कितने में बांटना है? आपने 2 और 3 में बांटना है। किसमें? 2 और 3 में। तो जब आप इस तरह से बांटेंगे तो 5 में बटेगा 0.8 किलोग्राम। अब जैसे ये निकल गया आपका 0.8, ओके, ये
देखो क्या किया मैंने, इनका डिफरेंस निकाला और इनके सम से डिवाइड किया। अब क्या आ गया, ये मेरा 0.8 आ गया। 0.8 का मतलब ये है कि इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे ले लेना, मतलब भाई 8 का दुगना कितना हो जाएगा 1.6, तो ये आपको इधर ले लेना। और 8 का 3 गुना हो जाएगा 2.4, तो ये आपको इधर ले लेना। और हमेशा ध्यान रखना है कि छोटे में तो आप जोड़ोगे, छोटे में जोड़ोगे आप बड़ा, मतलब इधर वाला, और बड़े में जोड़ोगे आप ये, और बड़े में से घटाओगे। तो या तो आप 58 में 2.4 ऐड कर लो। 58 को मैं 58.0 लिख लेता हूँ, 2.4 तो आ जाएगा आपका 60.4। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप एक काम करो कि 62 में से 62.0 लिखो और 1.6 इसमें से माइनस कर लो, तो भी आ जाएगा आपका 60.4। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो वैल्यू आए वो आप इसमें से घटा लो, और यहाँ से जो वैल्यू आए वो आप इसमें जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा 60.4। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ। देखो मैंने क्या किया कि मुझे पता है 40% उधर है, 60% इधर है, तो मैंने इनका रेशियो निकाल लिया 2:3। अब मुझे पता है कि इनका एवरेज वेट इतना था, इनका एवरेज वेट इतना था, इनका डिफरेंस कितने का है 4 का। उस 4 को मुझे इन 3 2 5 में बांटना है, तो मैंने 5 से डिवाइड किया तो 0.8 आ गया। ठीक है, अब आप इस 0.8 को 2 से भी गुणा करोगे और 3 से भी गुणा करोगे। अब 2 था इसके ऊपर, तो जो भी आएगा वो इसमें से घटेगा, और 3 है इसके ऊपर, तो जो भी आएगा वो इसमें जुड़ेगा। ठीक है, इस तरह से कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। चले आगे आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 11 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या दुगनी हो जाए तो संख्याओं की नई औसत क्या होगी। देखो एक बार ध्यान रखना है कि अगर कुछ संख्या दी है और उनके औसत के साथ कुछ भी किया जाए, मतलब हर एक संख्या के साथ कुछ किया जाए तो औसत के साथ वही होगा। मान लो आप हर एक संख्या में 2 जोड़ देते हो, हर एक संख्या में से 2 कम कर देते हो, हर एक संख्या में 2 की गुणा कर देते हो, हर एक संख्या को 2 से भाग कर देते हो, तो ध्यान रखना कि एवरेज के साथ भी वही हो जाएगा सेम। जैसे वो कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 7 है और प्रत्येक संख्या दुगनी कर दी, तो औसत भी दुगना हो जाएगा। 7 औसत था, अब नया औसत भी दुगना हो जाएगा, औसत हो जाएगा 14, यानी आंसर है 14। अगर वो कहता कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, तो आप औसत में 2 जोड़ देते, आंसर आ रहा होता 9। अगर वो कहता है कि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया, तो आप औसत में से 2 घटा देते और नया औसत हो जाता 5। अगर वो कहता है प्रत्येक संख्या को 2 से भाग कर दिया, तो आप औसत को 2 से भाग कर देते और नया औसत क्या आ रहा होता 3.5। यानी यहाँ पे आपको ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि संख्याएं क्या है, हर एक संख्या के साथ जो प्रोसेस किया जाएगा वही औसत के साथ हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। 15 संख्याओं का औसत 20 है तथा प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या है। देखिए ये सवाल लगभग वैसा ही है जैसे मैं पहले करा चुका, जिसमें 9 का औसत दिया था, फिर 5 और 3 का दिया था। ये लगभग उसी तरह का सवाल है। ये सवाल आपका होमवर्क है, आपने क्या करना है, इसे खुद करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर लिख के देना है। ठीक है, अगली क्लास में मैं सबसे पहले इसके सोल्यूशन को डिस्कस करूँ। तो आज की क्लास में इतना ही था। आई होप कि आपको मजा आया होगा और कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो पॉजिटिव कमेंट्स आप हमें जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस क्लास की आपके साथियों को जरूरत, तो आप उनके साथ शेयर कीजिए। किसी सवाल में डाउट है तो पहले तो कोशिश ये कीजिए कि वीडियो को बार बार देखो और तब समझने की कोशिश करो। लेकिन अगर तब भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेरी डाल सकते हैं कि सर ये सवाल समझ में नहीं आया, आपसे दोबारा डिस्कस कर दीजिए, तो हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप जैसा कहेंगे उस हिसाब से हम अपनी इस क्लास को चलाएंगे। लेकिन फिलहाल आज मैंने ये एवरेज टॉपिक आपके सामने डिस्कस किया, और अगर आपको समझ में आया है तो ये ध्यान रखिए कि आगे आने वाली क्लासेस में हम पूरा मैथमेटिक्स आप मेरे साथ कवर करेंगे, पीईटी का। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरे कोर्स को आप हमारे साथ पढ़ें, सीखें और पीईटी को हमारे साथ आप क्या करें, क्वालिफाई करें, तो हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।